प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, कौन कौन लोग इसके सदस्य होते हैं, क्या इसकी शक्तियां होती हैं, क्या इसमें कुछ कमियां हैं और इसका वर्तमान स्वरूप क्या है, इस बारे में हम जानेंगे। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक भारत सरकार द्वारा पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई एक ऐसी संस्था है जो पत्रकारों के हित के लिए काम करती है और साथ में इस बात का भी ध्यान रखती है कि पत्रकार सही तरीके से अपने कार्य को अंजाम दें, उनके द्वारा किसी का उत्पीड़न न किया जाए और न किसी दूसरे व्यक्ति को उनका उत्पीड़न करने का अधिकार रहे। दोनों ही बातें, यानी कि समाज का कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से पत्रकारों को परेशान न करे और पत्रकार भी अपने पत्रकारिता का अनुचित लाभ उठाते हुए कोई गलत किस्म के कार्यों से बचे रहें। इसके अलावा पत्रकारों में दक्षता रहे, उनको इस तरह की किस तरह से पत्रकारिता की जानी चाहिए इसके बारे में आचार संहिता बनाई जाए, उनके स्तर को ऊंचा उठाए रखने संबंधी सुझाव और जानकारियां समय समय पर उनको दी जाती रहें और एक इस तरह की संस्था बनी रहे जिससे समय आने पर पत्रकार सुझाव भी ले सकें और उसके समक्ष अगर उन्हें कोई परेशानियां हैं, किसी तरह की दिक्कतें हैं तो उनकी शिकायतें भी उनके सामने रख सकें। तो ये दोनों तरफ से काम करती है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना भारत में 1966 में की गई थी। 1966 4 जुलाई 1966 को ये पार्लियामेंट से अधिनियम पारित होने के बाद ये इसकी स्थापना की गई थी और उसके बाद जब भारत में इमरजेंसी लगी थी 1975 में, उस समय पर इस संस्था को भंग कर दिया गया था और बाद में 1977 में जब नई सरकार बनी तो 1978 में इसको फिर से स्थापित किया गया। तो इस समय पर जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जो वर्तमान ढांचा है, जो वर्तमान एक्ट है, वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 कहलाता है। इसके तहत सरकार द्वारा 28 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है और 28 सदस्यों के अलावा एक व्यक्ति इस समिति का अध्यक्ष है, तो कुल मिलाकर के 29 सदस्य हो जाते हैं, जिनमें से एक अध्यक्ष, 28 सदस्य हैं। अध्यक्ष आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज होते हैं, पूर्व के कोई जज सुप्रीम कोर्ट के। इस समय पर CK चंद्रमौली प्रसाद जो है इसके अध्यक्ष हैं, उनका ये दूसरा टर्म चल रहा है और पहले वो 2015 से थे और उसके बाद दूसरे टर्म में भी इस समय पर वही इसके अध्यक्ष हैं। जो इसके सदस्य होते हैं और जो इसके अध्यक्ष होते हैं, इनका कार्यकाल होता है 3 साल का। अब यह है कि इसके सदस्य कौन कौन लोग होते हैं। तो जो 28 सदस्य हैं, उन सदस्यों में से 5 तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा के 5 सदस्य तो ये होते हैं। 6 लोग ऐसे होते हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों के स्वामी होते हैं, जो समाचार पत्र चलाते हैं। उसके अलावा 13 इसमें से श्रमजीवी पत्रकार होते हैं। एक व्यक्ति किसी न्यूज़ एजेंसी से लिया गया होता है, किसी न्यूज़ एजेंसी से संबंधित कोई एक व्यक्ति इसमें होता है और 3 लोग ऐसे होते हैं जो साहित्य, कला या लॉ के क्षेत्र की जानी मानी हस्तियां होती हैं, जो विभिन्न संस्थाओं द्वारा नामित की जाती हैं, UGC के द्वारा, साहित्य अकादमी के द्वारा या बार काउंसिल के द्वारा। इस तरह की संस्थाओं के द्वारा नामित 3 अलग अलग क्षेत्र के कोई विशिष्ट हस्तियां। तो कुल इस प्रकार से 28 सदस्य और एक इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, ये 2 जने मिलके, और एक जो 28 जो इसके सदस्य हैं, एक जना उनमें से, तो 3 लोग मिलकर के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसकी जो शक्तियां हैं, शक्तियां इस प्रकार की हैं, क्वाजी लीगल बॉडी कहलाई जाती है ये, मतलब अर्ध लीगल बॉडी आप कह सकते हो इसको एक तरह से। पूरी तरह से लीगल बॉडी भी नहीं है अपने आप में, उसके अलावा इसको कोई सज़ा देने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये पत्रकारों की समस्याओं को, या अगर पत्रकारों से किसी व्यक्ति को समस्या है तो उनकी समस्याओं को सुन सकते हैं। उनकी समस्याओं को सुनने के बाद या उससे संबंधित ऑर्डर जो है, जो तमाम तरह का रिकॉर्ड है, उसको कॉल कर सकते हैं, रिकॉर्ड बुला सकते हैं, सम्मन कर सकते हैं, संबंधित लोगों को सुनवाई के लिए बुला सकते हैं कि उन लोगों को सुनवाई के लिए इसके समक्ष उपस्थित होना पड़े तो उन्हें उपस्थित होना आवश्यक होता है। सुनवाई के बाद जो भी इसका निर्णय आता है वो निर्णय अंतिम माना जाता है। अंतिम इस रूप में माना जाता है कि उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता, इसके निर्णयों को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता। एक तरफ तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी शक्ति है इसकी।
दूसरी तरफ ये अपने आप में कमी इस रूप में है कि ये समाचार पत्रों को या जिस व्यक्ति को भी ये गलत पाए, चाहे वो समाचार पत्रों से संबंधित हो, पत्रकार हो या समाज का कोई दूसरा व्यक्ति हो, तो ये उसको कोई सज़ा देने का अधिकारी नहीं है। ये केवल परिनिंदा कर सकता है, ये केवल सुझाव दे सकता है, इसके द्वारा सुझाव दिए जा सकते हैं या, लेकिन फिर भी इसकी सज़ा देने की कोई शक्ति न होने के बावजूद भी, कोई इस तरह की न्यायिक शक्तियाँ न होने के बावजूद भी इसका अपनी जगह महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अन्य भी बहुत से कार्य हैं। कि एक तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पत्रकारों को का स्तर बनाए रखने के लिए, पत्रकारिता का स्तर बनाए रखने के लिए तरह तरह के सुझाव देना, तरह तरह की उनको सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनके लिए आचार संहिता बनाना, इस तरह का माहौल बनाना जिसमें कि भारत में फ्री प्रेस रहे, पत्रकारिता एक फ्री और निष्पक्ष तरीके से की जा सके, इस प्रकार के माहौल का निर्माण करना, ये सारी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बातें। इसके अलावा एक चीज़ और है कि इसमें अगर आपको किसी बतौर पत्रकार किसी व्यक्ति से कोई शिकायत है और आप उस पर इस शिकायत को समाज के सामने आप लाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको कोई वकील करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि कोई शुल्क अदा नहीं करना पड़ता है, कोर्ट फीस के रूप में या किसी अन्य रूप में कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। तो एक तरह से मुफ्त में ये कार्य फ्री में होता है। अगर कोर्ट में किसी छोटे से भी मामले को लेकर के जाते हैं तो आपको समय बहुत ज़्यादा लगता है, कोर्ट फीस इत्यादि के रूप में शुल्क काफ़ी देना पड़ता है, वकील की फीस देनी पड़ती है, मामला लंबा बहुत चलता है, सुनवाई में तारीखों में जाना पड़ता है, और उसके बाद भी निर्णय कब होगा, कब उसका कोई रिजल्ट आएगा, ये एकाएक कहा नहीं जा सकता है। जबकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मामले में काफ़ी तीव्र गति से निर्णय आते हैं, सुनवाई काफ़ी जल्दी होती है और 2-3-4 सुनवाइयों में साक्ष्य देखने के बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्णय आ जाता है। इसमें यह भी खास बात है कि जरूरी नहीं कि आप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो इसके समक्ष सुनवाई के लिए, व्यक्तिगत रूप से न भी जाएं आपकी शिकायत दस्तावेज के रूप में भी स्वीकार की जाती है और उस पर सुनवाई की जाती है। इसके अलावा एक और ख़ास बात है कि कई बार प्रेस काउंसिल अपनी अलग अलग शहरों में बैठक करता है, कि दिल्ली में इसका मुख्यालय है, लेकिन उसके अलावा दूसरे कई शहरों में जाकर के बीच में ये वहाँ सुनवाई करता है, और संबंधित मामले जो होते हैं, संबंधित प्रकरण, उस क्षेत्र से लगे हुए आसपास के क्षेत्रों के जो प्रकरण होते हैं उनकी सुनवाई वहीं की जाती है और आमतौर पर निर्णय भी तात्कालिक हो जाता है। अब इसका निर्णय किस तरह का होता है? ये समाचार पत्रों को कोई सलाह या सुझाव दे सकता है, या किसी व्यक्ति की परिनिंदा कर सकता है, किसी व्यक्ति के बारे में कहा जा सकता है कि भाई उसने ये कार्य गलत किया है। समाचार पत्रों को संबंधित पक्षों को पूरी तरह से प्रकाशित करने के लिए कह सकता है। ये उनसे कह सकता है कि आप दोनों पक्षों को ले, आप एक निष्पक्ष रिपोर्ट प्रकाशित करें। अगर किसी पत्रकार ने दुर्भावनावश किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई न्यूज़ लिखी है तो उसको पूरा का पूरा वर्जन दूसरे व्यक्ति का भी लिया जाए, और इस प्रकार से दोनों पक्षों को लेते हुए एक निष्पक्ष समाचार बनाया जा सके, जिससे कि पीड़ित पक्ष के संग न्याय हो सके। उसी प्रकार से अगर किसी पत्रकार के साथ किसी प्रकार की कोई ज्यादती हुई है या उसका कोई उत्पीड़न हुआ है, तो उस मामले में भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया संबंधित पक्ष की परिनिंदा कर सकती है और यह कह सकती है कि संबंधित पत्रकार का पक्ष सही था, अखबार का पक्ष सही था, और उसके संग उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की गई है जो कि गलत है। और इतने मात्र से भी बहुत बार न्याय संबंधित पक्षों को मिल जाता है। जैसे कि आप कक्षा का उदाहरण ले सकते हैं कि अगर कक्षा में कोई एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को परेशान कर रहा है, मान लीजिए, और वो व्यक्ति संबंधित अध्यापक से उसकी शिकायत करता है, और संबंधित अध्यापक जो है दूसरे विद्यार्थी को इस बात के लिए केवल डांटता है कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है और तुमने इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए, आगे से अगर ऐसा करोगे तो भाई तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अगर वो इतना भी कह देता है तो पीड़ित पक्ष के लिए इतने में भी न्याय हो जाता है। एक दूसरे उदाहरण से आप इस बात को समझ सकते हो कि घर में कई बच्चे होते हैं, उनमें आपस में झगड़ा होता रहता है। एक बच्चा अगर दूसरे बच्चे की शिकायत माँ से करता है और माँ दूसरे बच्चे को केवल डांट भर देती है कि भाई तुम गलत कर रहे हो, अपनी आदतों को सुधारो, ये ठीक नहीं है, तो इतने मात्र से भी पहले पक्ष की शांति हो जाती है, उसको शांति मिल जाती है, उसकी शिकायत का निस्तारण हो जाता है। तो हर मामला इस श्रेणी का नहीं होता है कि वो मामला अदालत में ही चले, हर मामला इस श्रेणी का नहीं होता है कि उसमें कोई जेल या जुर्माने या किसी दूसरे तरह की सज़ा का ही प्रावधान हो तभी जाकर के न्याय हो पाएगा। बहुत से मामले ऐसे होते हैं कि जिनमें शिकायत सुन लेने भर से या किसी व्यक्ति की बात को सही मान लेने से
या किसी दूसरे पक्ष को दोषी ठहरा दिए जाने मात्र से भी शिकायत का निस्तारण हो जाता है, और जो जिस पक्ष का उत्पीड़न हुआ हो, जो पीड़ित पक्ष हो, उसको इसमें न्याय मिल जाता है। तो इस रूप में न्याय देने के लिए ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन संस्था कही जा सकती है। हालांकि इसको, जैसा मैंने पहले आपको बताया, कि किसी को पेनलाइज करने का या किसी को सजा देने का अधिकार नहीं है। इसकी वजह से इसे कभी कभी बिना दांतों का शेर भी कहा जाता है, कि भाई इसे देख करके लोग डर सकते हैं, लेकिन अगर वास्तव में आमना सामना हो जाए तो फिर ये उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, जिस तरह से बगैर दांतों का शेर। वही बात इस पर भी लागू है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि शेर तो शेर है, वो दांत वाला हो या बगैर दांत वाला हो, एक आम आदमी तो उसे देख के डरेगा ही। तो उसकी अपनी ताकत तो अपनी जगह ही, उसको इस बात के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी कोई भी शक्तियाँ नहीं हैं और ये शक्ति विहीन है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी सी शिकायतें पत्रकारों को समाज को पत्रकारों से होती रहती हैं। तमाम मामले प्रेस काउंसिल के समक्ष आते रहते हैं, और उसके बाद जब उसका निर्णय किसी व्यक्ति के पक्ष में आ जाता है, उस व्यक्ति को न्याय मिल जाता है, और ये इस संस्था की अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। और इसकी वजह से समाज में एक निष्पक्ष प्रेस का माहौल, पत्रकारों की स्वतंत्रता का माहौल, प्रेस की स्वतंत्रता का माहौल ये बना रहता है। इसे बनाए रखने में इस संस्था की अपने आप में भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरह से ये पत्रकारों के हित में बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण संस्था है। अब कभी कभी सवाल ये भी उठता है कि अगर मान लीजिए किसी समाचार पत्र में कोई समाचार प्रकाशित हुआ है और वो समाचार गलत है, और जब प्रेस काउंसिल के सामने मामला जाए और वो उस समाचार पत्र के मालिक से या प्रबंधन से कहे कि भाई आपका समाचार गलत था, आप इसको तथ्यों के साथ और निष्पक्षता पूर्वक दोबारा से प्रकाशित करें, तो ऐसे में वो समाचार पत्र बाध्य नहीं है इस बात के लिए कि उसे प्रकाशित करे ही करे। लेकिन आमतौर पर समाचार पत्र इसके निर्देशों को मान लेते हैं। मान लेने का कारण यह है कि ज़्यादातर समाचार पत्र इसके सदस्य होते हैं। तो जब उन्होंने इसकी सदस्यता को स्वीकार किया होता है, तो इस नाते वो इसके निर्णयों का सम्मान भी करते हैं। और दूसरी बात ये भी होती है कि ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में कभी उन्हें इसके पास जाने की ज़रूरत पड़ जाए। अगर वो इसके निर्देशों की अवमानना करेंगे तो भविष्य में उनके लिए भी ये इस चीज़ नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन एक काफ़ी बड़ी कमी जो कही जा सकती है प्रेस काउंसिल को लेकर के, कि इसके दिशा निर्देश प्रिंट मीडिया के लिए लागू है, केवल मैगजीन्स के लिए लागू हो सकते हैं, अखबारों के लिए लागू हो सकते हैं, जर्नल्स के लिए, इस तरह के समाचार जर्नल्स के लिए लागू हो सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, चैनल्स के लिए, इंटरनेट के लिए या रेडियो के लिए इसके किसी प्रकार के दिशा निर्देश अभी तक मान्य नहीं है। ये इसकी एक कमी कही जा सकती है। जिस प्रकार से देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और अन्य माध्यमों का प्रचार प्रसार हो रहा है, और अब तो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रसार हो रहा है, तो ऐसा लगता है और इस बात की आवश्यकता है कि इन सभी माध्यमों को भी इसके अंडर में लाया जाए और इसके दिशा निर्देश अन्य माध्यमों पर भी लागू कराने के प्रयास किए जाएं, जिससे कि इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ सके।